हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अनकट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 17 एंड 18 फरवरी के। ओके, सो रोज की तरह आरबीआई प्रेस रिलीज से शुरुआत करते हैं फॉर 17 फरवरी एज वेल एज 18 फरवरी। तो देखते हैं क्या चीज़ है। 17 फरवरी को देखिए, मनी मार्केट ऑपरेशन है, ये हमेशा रहेगा, रोज़ रहेगा। रिजल्ट ऑफ यील्ड प्राइस बेस्ड ऑक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसके ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है पहले लेक्चर में। मनी मार्केट ऑपरेशन क्या होता है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आरबीआई रिलीज ड्राफ्ट डायरेक्शन ऑन फॉरेन एक्सचेंज डीलर ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन्स। ठीक है, अब ये ड्राफ्ट स्टेज पे थे, ये डायरेक्शन फिर से आएगा जब मास्टर डायरेक्शन बन जाएगा उसका, तो उस टाइम पे हम पढ़ेंगे कि ऑथराइज्ड पर्सन को कैसे डील किया जाए, उसके बारे में है ये। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी का फुल ऑप्शन रिजल्ट, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, वगैरह वगैरह। उसके बाद कन्वर्जन या फिर स्विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर से देखिए 18 फरवरी को भी मनी मार्केट ऑपरेशन कैरी आउट किया जाएगा, क्योंकि ये रोज़ होगा। ठीक है, टर्म मनी, नोटिस मनी, कॉल मनी, ये जो क्या टर्मिनोलॉजीज है ना, ये मैंने ऑलरेडी आपको 1 फरवरी वाले लेक्चर में एक्सप्लेन करके दिया है, तो वो आप देख लीजिएगा। उसके बाद अंडर राइटिंग ऑक्शन फॉर सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी वगैरह वगैरह, तो ये अंडर राइटिंग ऑक्शन क्या होता है ये चीज़ भी मैंने आपको इसके पहले वाले जो वीडियोस हैं ना हमारे, वहाँ पे एक्सप्लेन किए। उसके बाद ट्रेजरी बिल के जो ऑक्शन रिजल्ट्स हैं, जैसे 91 डे का ट्रेजरी बिल होता है, 182 डे का होता है, 364 डेज़ का भी होता है, तो उसके जो कुछ ऑक्शन रिजल्ट्स थे इसके बारे में, तो ट्रेजरी बिल्स क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है पिछले वाले लेक्चर्स में। ओके, उसके बाद उसकी रिजल्ट्स है, ये तो कट ऑफ है। अभी देख क्या बोल रहा है ये, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कहा कि ये मुंबई की, इसको एक्सक्लूड किया गया है। कहाँ से? फ्रॉम सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में एक सेकंड शेड्यूल है जहाँ पे लिस्ट ऑफ बैंक्स होते हैं, पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, फॉरेन बैंक्स हो गया, या फिर आरआरबी कोऑपरेटिव हो गए। तो सेकंड शेड्यूल में होने का फ़ायदा क्या होता है ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को यहाँ से हटा दिया गया है, एक्सक्लूड किया गया है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। आरबीआई रिलीजेस सर्क्यूलर, ये सर्क्यूलर है प्रॉपरली, ऑन यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। ओटीसी मतलब क्या होता है? ओवर द काउंटर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई सर्दी जुकाम हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मेडिकल में जाता हूँ और सिट्रीजिन हो गया या फिर कोई भी टैबलेट हो गया वो मैं उससे मांगता हूँ। अभी यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होगा वो दो पार्टी में है, मेरे और मेडिकल वाले जो शॉप ओनर्स है उसके बीच में। यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे वो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रही है, तो उसको बोला जाता है ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शंस। लेकिन ये डेरिवेटिव क्या होता है, ओटीसी क्या होता है, ये चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, इन्होंने यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर अभी मैंडेट कर दिया गया है। जैसे आपको पता होगा जब भी हम यूपीआई से पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, या फिर एनईएफटी हो गया, या फिर आरटीजीएस हो गया, इससे जब भी हम पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, मतलब क्रेडिट या फिर डेबिट बोलो, या फिर सेंड या फिर रिसीव करना बोलो, तो एक नंबर जनरेट होता है जिसका नाम है यूटीआर, यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर होता है। बराबर, वो ट्रांजैक्शन को रेफर करने वाला एक यूनिक नंबर होता है, मतलब वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए एक यूनिक ही नंबर होता है। तो सेम जब ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस होंगे ना, उसके लिए यूटीआई है यहाँ पे, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर नंबर। तो यूटीआई क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल में अभी नीचे देखेंगे। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट सर्क्यूलर फॉर टुडेज करंट अफेयर। तो थोड़ा देख लेते हैं, मैं भी आपके साथ पढ़ता हूँ ताकि आपका भी कुछ चीज़ मिस ना हो और मुझे एक्सप्लेन करने में भी कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए। सो क्या है यूटीआई, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर ओटीसी डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। पढ़ लेते हैं। यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर हैज़ बीन कंसीव एज वन ऑफ द की डेटा एलिमेंट आइडेंटिफाइड ग्लोबली फॉर रिपोर्टिंग ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन विद अ व्यू टू एनेबल पॉलिसी मेकर्स टू ऑब्टेन कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है सिंपली कि यूटीआई का लॉन्ग फॉर्म क्या है? तो यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर है। ये क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? ये देखिए, जो भी ओटीसी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन होगा उसको रिपोर्ट करने के लिए ये एक आइडेंटिफायर जनरेट होगा। किसके लिए? विद अ व्यू टू एनेबल पॉलिसी मेकर्स टू ऑब्टेन कंप्रेहेंसिव व्यू ऑफ ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट। मतलब ओटीसी डेरिवेटिव मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। और जैसे जैसे रिकॉर्ड रखा जाएगा तो बेसिकली देखिए, अगर फ्यूचर पॉलिसी कुछ डिसाइड करनी है या फिर कुछ मास्टर डायरेक्शंस या फिर कुछ अमेंडमेंट लाना है, तो वैसे वो पॉलिसी मेकर्स को एनेबल करे कि इसके हिसाब से हम चीज़ों को चेंज या फिर अमेंड या फिर कैंसिल कर लेते करके। ओके, सो पहला क्वेश्चन बनेगा यूटीआई के ऊपर। एक यूटीआई डॉक्टर वाली टर्मिनोलॉजी भी है जिसका नाम है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लेकिन दिस इज डिफरेंट। ओके, अभी क्या है, एट प्रेजेंट ऑल द ट्रांजैक्शन इन ओटीसी मार्केट ओवर द काउंटर मार्केट फॉर ए रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव एंड क्रेडिट डेरिवेटिव्स, दे आर रिपोर्टेड टू CCIL TR।
क्या होता है, जो OTC मार्केट में जो कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे समझ लीजिए हमारा बैंक मार्केट है, बैंक मार्केट में क्या होगा, NEFT RTGS होगा, तो उसको बोलेंगे बैंक मार्केट या फिर मनी मार्केट। इसको बोलेंगे OTC मार्केट, ओवर द काउंटर मार्केट। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं एट प्रेजेंट, ये किसको रिपोर्ट किए जाते हैं, CCIL TR, मतलब जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है उसकी ट्रेड रिपोजिटरी, बराबर। रिपोजिटरी मतलब क्या होता है, कुछ तो भी संभाल के रखना, जहाँ पर रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर कुछ होता है। सो अभी की स्थिति ये है कि जो कुछ ट्रांजैक्शंस हो गए वो रिपोर्ट किए जाते हैं CCIL TR। अभी सर्कुलर क्या बोल रहा है, इट हैज़ नाउ बीन डिसाइडेड टू मैंडेट UTI, मतलब यूनिट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर फॉर ऑल सच ट्रांजैक्शन। मतलब OTC मार्केट में जो भी ट्रांजैक्शन हो गया, अभी OTC मार्केट में कौन सा ट्रांजैक्शन होते हैं, ये वाले, रुपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव, फॉरेन करेंसी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। अभी ये पूरा का पूरा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, एक थोड़ा हल्का सा एग्जांपल ले लेंगे नीचे, तो आपको एक OTC मार्केट या फिर OTC डेरिवेटिव क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। डेरिवेटिव मतलब सिंपल क्या होता है कि ये किसी से तो भी वैल्यू डिराइव कर रहा है, बराबर। जैसे गोल्ड हो गया फॉर एग्जांपल, अगर गोल्ड में मेरे पास बैक एंड में एसेट है तो उसके हिसाब से वैल्यू डिराइव करके हम कुछ बना सकते हैं। A framework for implementation of UTI for OTC derivative transaction is enclosed in annexures। ये देखेंगे हम। अब ये जो डायरेक्शंस है ना, ये आज के आज इन्फोर्स में नहीं आने वाला है, ये आएंगे 1 जनवरी 2027 से। तो इसका मतलब है कि 1 जनवरी 2027 के बाद जो भी ट्रांजैक्शंस हो गए OTC मार्केट में, उसके लिए UTI कंपलसरी रहेगा। तो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। UTI का लॉन्ग फॉर्म क्या है, पहले किसको रिपोर्ट किया जाता था, अभी क्या किया जा रहा है, और ये जो डायरेक्शंस हैं ये कब से इफेक्ट में आने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट UTI। अभी हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि OTC डेरिवेटिव क्या है। बिफोर दैट, ये हमारा यूट्यूब चैनल इज वेल एज टेलीग्राम चैनल है ग्रेड ए अनकट, तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं ना, तो यार एक लाइक करो या फिर कमेंट करो, मतलब मुझे फीडबैक चाहिए कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही या नहीं आ रही करके, ठीक है। तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मतलब फीडबैक दे दीजिएगा। व्हाट इज़ OTC डेरिवेटिव, तो OTC का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए, ओवर द काउंटर डेरिवेटिव। क्या होता है, ये प्राइवेटली नेगोशिएटेड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन 2 पार्टीज। जैसे मैंने बोला कि मुझे नॉर्मल अपना ओवर द काउंटर मेडिसिन, सिट्रीजिन या फिर कुछ आइजिथ्रोमाइसिन की मुझे ज़रूरत चाहिए, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, मैं सीधा मेडिकल जाता हूँ, उसको पैसे देता हूँ, वो मुझे गोली देता है। सो दिस इज नोन एज ओवर द काउंटर। तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज़ अ प्राइवेटली नेगोशिएटेड फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन हाउ मेनी पार्टीज, 2 पार्टीज, दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट। मतलब स्टॉक से डिराइव करेगा, बॉन्ड से डिराइव करेगा, कमोडिटी से डिराइव करेगा, करेंसी से डिराइव करेगा, या फिर इंटरेस्ट रेट से डिराइव करेगा। बट इट इज़ ट्रेडेड डायरेक्टली बिटवीन द पार्टीज रादर दैन ऑन फॉर्मल एक्सचेंज लाइक स्टॉक मार्केट। जैसे अगर आपको या फिर मुझे स्टॉक में या फिर बॉन्ड में या फिर एनी अदर डेरिवेटिव में अगर ट्रांजैक्शन करना है, या फिर मुझे खरीदना है या फिर बेचना है, मतलब सेल करना है या फिर परचेस करना है, तो मेरे पास एक ऑप्शन है, उसको बोलेंगे हम स्टॉक एक्सचेंज या फिर स्टॉक मार्केट, जहाँ पे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, यहाँ पे चीज़ें लिस्टेड होती है। मैं वहाँ पे प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट में ये चीज़ें ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। लेकिन ये जो OTC डेरिवेटिव है ये यहाँ पे नहीं होते, यहाँ पे नहीं होते, इसलिए इसका रिकॉर्ड रहता नहीं है, इसलिए पहले ये CCIL ट्रेड रिपोजिटरी को रिपोर्ट किया जाता था, लेकिन अभी RBI ने ये बंद कर दिया, बोल रहा है कि इसके लिए डायरेक्टली UTI मैंडेट होगा। जैसे मैंने बोला ना, NEFT RTGS के लिए UTR मैंडेट होता है, तो वैसे ही ये ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड के लिए UTI, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर, ये चीज़ होगी। अभी थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेट्स से इन्फोसिस एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $1 million फ्रॉम द US क्लाइंट बट इन 6 महीना में। सो दे आर वरीड $, माइट फॉल इन अ वैल्यू अगेंस्ट इंडियन रूपी। हो सकता है कि भाई 6 महीने के बाद पैसे आने वाले हैं तो रूपी गिर सकता है या फिर बढ़ सकता है, बढ़ गया तो अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, इफ़ द USD INR रेट टुडे इज 83 रुपीज़, ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, अभी तो 90 क्रॉस कर चुका है। इन्फोसिस एक्सपेक्ट 8.3 करोड़, बराबर, क्योंकि $1 million है नियर अबाउट, बट इफ इन 6 months द रेट फॉल्स ₹81, ठीक है, पहले 83 था, अभी यह कम करके 2 रुपये से कम हो गया। सो उसको सिर्फ 8.1 करोड़ मिलेंगे, मतलब यहाँ पे 20 लाख का नुकसानी का धंधा है। तो नुकसान है, उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा, उसको इंश्योर करना पड़ेगा, उसको हेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आता है OTC डेरिवेटिव सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल देगा अभी इन्फोसिस, देखिए अभी ये इन्फोसिस अप्रोचेस HDFC बैंक। देखिए पहले किसके साथ ट्रांजैक्शन होने वाला था कि इन्फोसिस और US का कुछ तो भी कंपनी था, वहाँ से पैसा आने वाला था। अभी इन्फोसिस क्या करती है, थर्ड पार्टी के पास जा रही है HDFC बैंक के ऊपर, एंड एंटर्स इनटू प्राइवेट कस्टमाइज OTC कॉन्ट्रैक्ट कॉल्ड करेंसी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो
इन्फोसिस अभी एचडीएफसी बैंक के पास जा रहा है और उसको बोल रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट किसकी पार्टी में, दो पार्टी के बीच में होता है और ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बराबर। अभी इसका नाम है करेंसी वाला कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करेंसी का फ्लक्चुएशन हो रहा है इसीलिए। अभी फॉरवर्ड और फ्यूचर क्या होता है ये हम थोड़ा नीचे देखेंगे। तो यहाँ पे डील करता है इन्फोसिस। एचडीएफसी बैंक अग्रीज टू बाय 1 मिलियन फ्रॉम इन्फोसिस आफ्टर 6 मंथ्स। एचडीएफसी बोलता है कि इन्फोसिस से हम $1 मिलियन खरीदेंगे, लेकिन कब? आफ्टर 6 महीने के बाद, एट अ फिक्स रेट ऑफ 82.5 पर $, रिगार्डलेस ऑफ मार्केट रेट एट द टाइम। जैसे अभी 83 है तो वो 81 हो सकता है, या फिर 80 भी हो सकता है, या फिर 79 भी हो सकता है। लेकिन अभी इन्फोसिस ने सीधा अग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किससे? एचडीएफसी बैंक से, कि वो इनका 82.5 पर USD पे खरीदेंगे। सो यहाँ पे इस 6 महीने में आउटकम क्या आएगा देखिए। इफ़ द मार्केट रेट इज़ 81, इन्फोसिस प्रोटेक्टेड हो गया, बराबर। सो उनको अभी 81 CR नहीं, 8.7 CR नहीं, तो क्या मिलेगा? 82.5 पर $, मिलेगा, मतलब 8.25 CR मिलेगा। अगर मार्केट रेट अगर 84 रुपीज़ डॉलर चला गया तो इन्फोसिस लूजेस एक्स्ट्रा गेन एज दे मस्ट सेल एट 82.5, दिस वाज द कॉस्ट ऑफ देयर इंश्योरेंस। ठीक है, अभी यहाँ पे एचडीएफसी को फायदा होगा, क्योंकि भाई उनको तो उसको 82 के हिसाब से देना है, 82.5 के हिसाब से, तो ऊपर का जो 1.5 का फायदा हुआ है वो एचडीएफसी बैंक का हुआ है, इसलिए एचडीएफसी भी यहाँ पे इन्वेस्ट करता है। ठीक है, लेकिन आप सोचोगे अगर ऐसा हुआ तो एचडीएफसी का तो नुकसान है। हाँ, वो चीज़ होती है, लेकिन इन्फोसिस से अगर डील करी गई है तो शायद वो नुकसानी वाली हो सकती है। अगर वो किसी और से, मतलब टाटा कंपनी से अगर कर रही है तो शायद वो फायदेमंद हो जाए। तो ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। सो वाई वॉज दिस OTC? उसको OTC क्यों बोला जाएगा? देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज प्राइवेटली नेगोशिएटेड बिटवीन इन्फोसिस एंड एचडीएफसी। यहाँ पे कोई सेबी या फिर आरबीआई है क्या? नहीं है, इन्फोसिस और एचडीएफसी के बीच में ही प्राइवेट हुआ है। द अमाउंट ऑफ 1 मिलियन एंड टाइमलाइन ऑफ 6 मंथ्स दे वर टेलर्ड टू इन्फोसिस एग्जैक्ट नीड। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो अमाउंट था ये 1 मिलियन, 2 मिलियन या फिर 0.5 मिलियन भी हो सकता है, और यहाँ पे जो टाइम लाइन है ये 3 मंथ्स की भी हो सकती है, 6 मंथ्स भी हो सकती है, या फिर 12 महीने की भी हो सकती है। सो ये टेलर्ड की गई है, बराबर। एंड इट वॉज नॉट बॉट एज अ स्टैंडर्ड लॉट ऑन एक्सचेंज, जैसे NSE या फिर BSE पे जो लॉट अलॉट होते हैं उसके हिसाब से नहीं है। इसके लिए उसको बोला जाता है ओवर द काउंटर। मतलब इन्फोसिस की इच्छा थी तो वो सीधा बैंक में चला गया, मतलब वो कभी भी बैंक में जा सकता है, लिस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। IPO वाली चीज़ जो इंतज़ार करते हैं वैसी यहाँ पे ज़रूरत है नहीं। तो OTC डेरिवेटिव के कुछ टाइप्स देख लेते हैं। जैसे फॉरवर्ड होता है और फ्यूचर होता है। फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट टू बाय, बराबर। मतलब मैं 6 महीने के बाद भाई ये चीज़ बाय करूंगा, इसका अग्रीमेंट। और फ्यूचर मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट टू सेल, मतलब मैंने 6 महीने के बाद मैं ये चीज़ सेल करूंगा, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है ना आज ही डिसाइड की जाती है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि कोई एप्पल वाला है, वो क्या करता है? एप्पल जूस बनाता है, उसका शॉप है, एप्पल जूस बनाता है। अभी एप्पल जूस बनाने के लिए उसको क्या लगेगा? एप्पल लगेंगे, लेकिन एप्पल की प्राइसेस तो फ्लक्चुएट होती है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 रुपये किलो होगा, कभी 180 रुपये किलो होगा, कभी 250 रुपये किलो होगा। ठीक है, ये तो भाई हर मार्केट में चेंज हो जाएगा, मतलब हर हफ्ते चेंज हो जाएगा। लेकिन उसको तो भाई समझ लीजिए कि 50 रुपये ग्लास बेचना है ना, तो भाई अगर ये चेंज होगा, 50 का 60 होगा, कभी 40 होगा, तो भाई उसका तो नुकसानी का धंधा ही हो गया। तो अभी क्या करेगा? ये सीधा फार्मर के पास जाता है और वो पूछता है, देखो यार एप्पल के प्राइसेस 200 से लेकर 250 के बीच में फ्लक्चुएट होते हैं, मैं तुझसे अग्रीमेंट करना चाहता हूँ कि मुझे तू हर हफ्ते 225 रुपीज़ पर kg एप्पल देगा। ओके, तो देखिए उसने क्या किया कि भाई मतलब जब भी तू एप्पल बेचेगा उसकी प्राइस आज ही डिसाइड की गई है, बराबर, ताकि ये जो मार्केट का फ्लक्चुएशन है ना ये रोकने के लिए। तो ये चीज़ होती है फॉरवर्ड या फिर फ्यूचर वाली। सो फॉरवर्ड मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट टू बाय, मतलब मैं खरीदने का कुछ अग्रीमेंट करता हूँ, और फ्यूचर मतलब होता है अग्रीमेंट टू सेल एन एसेट एट अ फ्यूचर डेट एट ए प्राइस सेट टुडे, मतलब उसकी जो प्राइस होती है ये आज ही सेट की जाती है, लाइक अवर इन्फोसिस एग्जाम्पल। स्वैप मतलब क्या होता है? स्वैप मतलब क्या होता है? स्वैप करना, एक के बदले दूसरा। सो इट इज़ अग्रीमेंट टू एक्सचेंज कैश फ्लो। जैसे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्वैप आ जाता है या फिर करेंसी स्वैप आता है। नॉर्मली देखिए इंडिया जापान का जो बायोलैटरल अग्रीमेंट होता है, बराबर, वहाँ का जो जापानीज येन होता है या फिर इंडियन रुपी होता है वो स्वैप कर लेते हैं, तो ये चीज़ भी होती है। उसके बाद ऑप्शंस होता है। ऑप्शन मतलब क्या होता है? यहाँ पे इट गिव्स राइट टू बाय और राइट टू सेल। ठीक है, ये उसका अधिकार रहेगा, लेकिन ज़बरदस्ती है क्या? नहीं, बट नॉट ऑब्लिगेशन टू बाय और टू सेल एन एसेट एट ए सेट प्राइस बिफोर अ सर्टन डेट। ठीक है, सो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? राइट टू बाय या फिर राइट टू सेल। ये चीज़ें भी हम बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में जब उसके हिसाब से कुछ आया। तो अभी आप याद रख लीजिएगा कि OTC डेरिवेटिव में क्या क्या चीज़ें आते हैं। ओके, मैं ये फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप या फिर ऑप्शन ये बाद में कभी डिटेल में पढ़ाऊंगा। आज पढ़ेंगे तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी देखिए वाई रेगुलेटर्स लाइक RBI केयर एंड द UTI कनेक्शन, इसका क्या कनेक्शन है? बिकॉज OTC मार्केट्स आर प्राइवेट एंड वास्ट, रेगुलेटर लैक अ क्लियर व्यू ऑफ हु ओ व्हाट टू हुम। मतलब देखिए ना, जो अग्रीमेंट होता था ये दो पार्टी के बीच में होता था। यहाँ पे तो RBI को पता ही नहीं चलता कि क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है करके। सो इसीलिए भाई 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस
आ गई थी। सो अभी जो यूटीआई रहेगा हमारा, इट एम्स टू इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। ओके, अभी थोड़ा यूटीआई के बारे में देख लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है आरबीआई ग्रेड या फिर आरबीआई असिस्टेंट में। बेसिक क्वेश्चन क्या आ सकते थे मैंने तो आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ये चीज़ें भी आपको डिटेल में आ सकता है। तो यूटीआई मतलब क्या होता है, यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। इट इज़ लाइक ए यूनिक बारकोड या फिर आईडी नंबर होता है फॉर एवरी ओवर द काउंटर डेरिवेटिव ट्रेड। जैसे मैंने बोला मेडिकल गया, मैंने खरीद ली, लेकिन उसका ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल वो आरबीआई या फिर सेबी को पता चलता है, फिर किसी को पता चलता, तो वो रिकॉर्ड माना जाएगा। सो मेन पर्पस क्या होता है, टू हेल्प रेगुलेटर लाइक आरबीआई सो दैट दे कैन ट्रैक एंड मॉनिटर दिस कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अक्रॉस एंटायर मार्केट। ओके, सो यहाँ पे देखिए, इफ एवरी ट्रेड हैज़ यूनिक आईडी, रेगुलेटर कैन इजीली पीस टुगेदर हु ट्रेडेड व्हाट विद हुम एंड व्हेन, मेकिंग द एंटायर मार्केट मोर ट्रांसपेरेंट एंड सेफर। ओके, सो अभी देखते हैं व्हाट ट्रांजैक्शन नीड यूटीआई। सो मैंने बोला था आपको कि ये जनवरी 1, 2027 के बाद से जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके लिए यूटीआई मैंडेट किया गया है। अब ये ट्रांजैक्शन इसके अकॉर्डिंग हो सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स डेरिवेटिव, रूपी इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्रेडिट डेरिवेटिव वगैरह वगैरह। यूटीआई कैसे दिखता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। यूटीआई भाई नंबर वाला नहीं है, सिर्फ अल्फा न्यूमेरिक कोड है, बराबर। अल्फा न्यूमेरिक मतलब यहाँ पे A2 से Z और 0 to 9 ये नंबर रहेंगे, और ऐसे कितने रहने वाले हैं, 52 कैरेक्टर का ये बेसिकली कोड होने वाला है, बराबर। इसके दो पार्ट है, प्रीफिक्स और उसके बाद सफिक्स। प्रीफिक्स में रहेगा एलिया, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। एलिया मतलब क्या होता है, देखो आइडेंटिफायर किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, ये लीगल एंटिटी को। अभी दो तरह की एंटिटी होती है टर्मिनोलॉजी में, बैंकिंग या फिर इकोनॉमिक बोलिए। एक होता है इंडिविजुअल एंटिटी, जैसे मैं या फिर आप लोग जिसका नाम है, और दूसरा होता है लीगल एंटिटी जिसका नाम हमने दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा नाम ABC है, लेकिन मैं ABC के नाम पे कोई शॉप नहीं खोल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ कि ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर ABC प्रोप्राइटरशिप, तो ये रहेगा उसका ट्रेड नेम या फिर उसको बोलेंगे लीगल नेम। तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए रहता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, जो कुछ कंपनी होती है या फिर MSME होता है उसको एलिया नंबर ऑब्टेन करना पड़ता है अगर उसका एक्सपोजर 5 करोड़ से अबव है तो, ठीक है। क्योंकि सभी MSME को ये मतलब इसकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन जिसका एक्सपोजर 5 करोड़ के ऊपर है उसको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर लाना पड़ेगा। तो जो एलिया होता है ये खुद ही 20 अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, 20 डिजिट का, ठीक है। और उसके बाद आएगा सफिक्स। सफिक्स क्या आएगा यहाँ पे ऐसे कोड आएगा, तो आपको ऐसे एक एग्जाम्पल करके समझ लीजिएगा। सो यूटीआई मस्ट स्टे विद ट्रांजैक्शन फॉर इट्स एंटायर लाइफ फ्रॉम एग्जीक्यूशन टू टर्मिनेशन। अभी यूटीआई कौन जनरेट करेगा, बराबर। जैसे NEFT या फिर RTGS जब होता है तब यूनिट ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर जनरेट होता है ना, तो ये भी कोई जनरेट करता है। तो ऐसे यूटीआई कौन जनरेट करेगा, सो इट विल बी जनरेटेड इन अकॉर्डेंस विद द यूटीआई टेक्निकल गाइडेंस इशूड बाय CPMI, मतलब कमिटी ऑन पेमेंट्स एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या है, कमिटी है किसके ऊपर, पेमेंट और मार्केट इंफ्रा के ऊपर। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी कमीशन मतलब IOSCO इन फरवरी 2017। अभी यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए मैंने एग्जांपल दिया पे एलिया कोड का, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि 20 वाला अल्फा न्यूमेरिक ये कोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले नंबर है 33580, उसके बाद VRCB है QY, ओके। तो ये देखिए यहाँ पे लीगल नेम है रोहित फोमटेक इंडस्ट्रीज LLP। LLP मतलब क्या होता है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो ये कंपनी है, रजिस्टर हो गया MCA के अंतर्गत वगैरह वगैरह। तो ये होता है एलिया कोड, आपको याद रखना है 20 नंबर, 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है एलिया नंबर। और हमारा जो यूटीआई होने वाला वो कितना होना है, 52, मतलब पहले 20 रहेंगे उसके बाद ये 32, ऐसे करके 52 डिजिट का या फिर अल्फा न्यूमेरिक कोड ये होने वाला है। अभी ये जो यूटीआई जनरेट करेगा वो कैसे करेगा, उसके लिए है टेबल, वाटरफॉल टेबल। वाटरफॉल मतलब क्या होता है, जैसे आप देख सकते हो कि वाटरफॉल ऐसे ऊपर से नीचे आता है, बराबर। मतलब अगर ये जनरेट नहीं करेगा तो ये करेगा, ये जनरेट नहीं करेगा तो ये करेगा, नहीं तो ये करेगा, ठीक है। मतलब एंडिंग वाला एनी हाउ जनरेट कर ही लेगा। अभी थोड़ा देख लेते हैं, ये वाली ऐसी है, अगर ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल ओनली इन इंडिया है और दूसरा है ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल इन इंडिया एंड वन और मोर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन। तो यहाँ पे देख लिए CCP क्या है, जनरेशन ऑफ यूटीआई। पहले कौन करेगा, सेंट्रल काउंटर पार्टी जनरेट करेगा फॉर ट्रांजैक्शंस वेयर सेंट्रल काउंटर पार्टी इज ए काउंटर पार्टी टू द ट्रांजैक्शन। अगर ये नहीं कर रहा है CCP तो ETP करेगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म, अगर ट्रांजैक्शन ETP के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा है तो, नहीं तो ये सिंपली CCIL TR करेगा। पहले इसको ही रिपोर्ट करते थे ना, अभी ये करेगा। अगर ये नहीं हो रहा है तो ये ऐसे ही जाएगा। सो बेसिकली फाइनली इसके ऊपर ही आता है। अगर किसी ने नहीं किया है तो ये करेगा CCIL क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ट्रेड रिपोजिटरी। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसकी फाइनल जिम्मेदारी है
यूटीआई जनरेट करने की। ओके, तो ये थोड़ा पढ़ लेना। CCI शैल इशू ऑपरेटिंग गाइडलाइंस एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट्स फॉर रिपोर्टिंग ऑफ यूटीआई। तो थोड़ा एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा। सो प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड इलस्ट्रेशन, लेट्स वॉक थ्रू सिनारियो। जैसे यहाँ पे पार्टी है ABC बैंक इंडिया, ये क्या है, लीगल एंटिटी है, इसका एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर कोड है। उसके बाद एक दूसरी कंपनी है ग्लोबल कॉर्पोरेशन इंडिया। अब यहाँ पे ट्रेड क्या हो रहा है, OTC इंटरेस्ट रेट स्वैप हो रहा है, और यहाँ पे कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है, ऑन ETP मतलब इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल वेबसाइट हो गया या फिर एप्लीकेशन हो गया, ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो गया उसका ETP। और ये कब हो रहा है, 15 जनवरी 2027 को, क्योंकि मैंने बोला था कि 1 जनवरी 2027 के बाद जो कुछ ट्रांजैक्शन हो गए उसके लिए ही यूटीआई मैंडेटरी है। अभी फिलहाल जैसे वो पुराना सिस्टम चलता था, CCIL TR को रिपोर्ट करो तो वही चलेगा, लेकिन 1 जनवरी 2027 से ये चेंज होगा। तो यहाँ पे कौन जनरेट करेगा, तो स्टेप 1, डिटरमाइन यूटीआई जनरेटर। सो यूजिंग वाटरफॉल टेबल फॉर ट्रांजैक्शन रिपोर्टेबल ओनली इन इंडिया, CCP, नो दिस इज बायलैटरल ट्रेड नॉट क्लियर थ्रू सेंट्रल काउंटर पार्टी। सो ये जनरेट नहीं करेगा, तो कौन करेगा, ETP करेगा, येस करेगा। क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेड हो रहा है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। सो दिस ट्रेड वाज एग्जीक्यूटेड ऑन ETP, सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग यूटीआई कोड। अभी यूटीआई जनरेशन हो गया बराबर। तो देखिए ETP जनरेट कर रहा है, मतलब उसका एलिया आएगा। जैसे अपन ने ऊपर देखा था ये वाला एलिया है, उसका एलिया अलग रहेगा। इट जनरेट्स यूनिक सफिक्स फॉर दिस ट्रेड, जैसे ये सफिक्स हो गया, सो ये रहेगा फाइनल यूटीआई, जो बेसिकली 52 अल्फा न्यूमेरिक कोड है। सो बोथ ABC एंड ग्लोबल कॉर्प विल रिपोर्ट दिस ट्रांजैक्शन टू CCIL TR इंक्लूडिंग दिस यूटीआई इन देयर रिपोर्ट, लिंकिंग ऑल डेटा टू इट्स सिंगल ट्रेड। ओके, सो ये चीज़ हो गई यूटीआई के बारे में, कैसे जनरेट होता है, कैसे ये क्रिएट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफायर। अगर किसी को समझा नहीं होगा ना, तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसको पॉज कर लीजिएगा, वो पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं फिर भी समझ रहा है तो आप थोड़ा इंटरनेट या फिर कोई ChatGPT की हेल्प ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉबेबल क्वेश्चंस क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो यूटीआई का लॉन्ग फॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वो पूछेगा ये कब से इफेक्टिव होने वाला है, तो 1 जनवरी 2027 से। उसके बाद वो पूछ सकता है ये किसके लिए है, तो ओवर द काउंटर डेरिवेटिव जो कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं वो, मतलब ये जो ट्रांजैक्शन नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू नहीं जाते वो वाले ट्रांजैक्शंस बराबर। उसके बाद यूटीआई कितने नंबर का रहेगा, मतलब 52 का। उसमें क्या है, एलिया नंबर है, उसके बाद उसका यूनिक कोड रहेगा। एलिया कितने डिजिट का होता है, 20 डिजिट का, और ये होता है 32, मतलब ऐसे मिला के कितना हो गया, 52 हो गया। उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है, वाटरफॉल वाला जो अप्रोच है, मतलब यूटीआई जो नंबर या फिर कुछ भी बोलो इसको, कोड अल्फा न्यूमेरिक कोड, ये जनरेट कौन करेगा, तो एट द एंड ऑफ द डे यही जनरेट करेगा CCIL TR। मतलब 3 दिन है, एक तो CCP कर सकता है या फिर ETP कर सकता है। अगर इन्होंने भी नहीं किया तो CCIL ट्रेड रिपोजिटरी करेगा, ये जनरेशन काम करेगा। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर। क्या बोल रहा है ये, लॉन्च ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट CBDC बेस्ड PDS इन गुजरात। इंडिया का पहला PDS मतलब क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वाला शॉप, जहाँ पे आपको गेहूँ चावल अनाज मिलता है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ kg अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो ये तो नया नहीं था, नया क्या है, ये है CBDC बेस्ड है बराबर। क्योंकि पहले क्या करते थे लोग, सीधा हमारा राशन कार्ड लेके जाते थे ये वाले ऐसे राशन शॉप्स के, वहाँ पे उसको राशन कार्ड दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है, उसका वो लिंक चेक करते थे और उसको अनाज देते थे बराबर। 5 किलो हो गया या फिर 35 किलो हो गया, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी स्कीम में आते हो उसके हिसाब से। लेकिन गुजरात में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि भाई ये राशन कार्ड वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिजिटल वॉलेट दिया जाएगा। जैसे पेटीएम वाला वॉलेट होता है ना क्या, उसमें जैसे पैसे डाले जाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे आपके पैसे डाले जाएंगे, और वो पैसे ओनली एंड ओनली सिर्फ राशन वाले जो ATMs होते हैं या फिर शॉप्स होते हैं सिर्फ वही चलेगा। मतलब वो प्रॉपरली जिस पर्पज़ के लिए पैसा दिया जाएगा उसी के लिए खर्च होता है। जैसे आपको पता होगा कोई अगर बैंक में या फिर कहीं पे काम कर रहा है तो उसको सोडेक्सो मिल्क कूपन मिलता है, सोडेक्सो मिल्क कार्ड। तो नाम ही है मिल्क कार्ड, मतलब अगर फॉर एग्जांपल महीने के अगर आपको 5,000 रुपये आ रहा है तो आपको वो मिल्क पर्पज़ के लिए ही यूज़ किए जाएंगे। इससे आप फॉर एग्जांपल कपड़े की शॉपिंग हो गया, ये चीज़ें आप नहीं कर सकते नॉर्मली। ओके, सो याद रखना है। तो क्वेश्चन आ सकता है पहला कि ये कहाँ पे लॉन्च किया, तो गुजरात में लॉन्च किया। पढ़ लेते हैं। तो यूनियन मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ही लॉन्च इंडिया का पहला सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओके, कहाँ पे, तो गांधीनगर गुजरात में। अभी हम पढ़ लेते थोड़ा ये PDS के बारे में जो है CBDC बेस्ड। मैकेनिज्म क्या रहेगा, अंडर RBI CBDC फ्रेमवर्क डिजिटल कूपन्स आर जनरेटेड एंड क्रेडिटेड डायरेक्टली टू बेनिफिशियरी एज प्रोग्रामेबल डिजिटल करेंसी, जहाँ पे उसको बोलेंगे ई रूपी। रिडम्पशन रहेगा, बेनिफिशियरी
मे रिडीम देयर एंटाइटल फूड ग्रेन एट फेयर प्राइस शॉप्स यूजिंग CBDC कूपन और वाउचर कोड्स। जैसे मैंने बोला था आपको सोडेक्सो कार्ड हो गया, ठीक है। सो बेसिकली आपको ये कूपन मिलेगा या फिर वाउचर कोड मिलेगा, जाना है फेयर प्राइस शॉप मतलब राशन वाली शॉप में, वो बेसिकली आपको पैसा नहीं देगा, वो क्या देगा, अनाज देगा आपको। सो इट एम्स टू मेक राशन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपेरेंट, पता भी चल जाएगा, मॉडर्न एंड लीकेज फ्री, ठीक है। पहले क्या होता था, जैसे समझ लीजिए अगर आपके पास राशन कार्ड है तो राशन कार्ड लेके मैं जाऊंगा, मैं अनाज ला सकता हूँ, ये दिक्कत होती थी, ठीक है। अभी ये चीज़ नहीं होगी, अभी जिसका डिजिटल वॉलेट रहेगा भाई वही वो वेरीफाई करके वो निकालेगा। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी आती है और लीकेज फ्री वाला भी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी दिक्कतें रहेगी, जैसे समझ लीजिए कि अगर मैं जिसको बोलेंगे हम इंक्लूजन एरर, मतलब मुझे बेनिफिट मिलना भी नहीं चाहता फिर भी मुझे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, दो मैं इनकम टैक्स पेयर हूँ फिर भी मुझे मिल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ राशन शॉप में और मैं जो कुछ अपने को मिलता है 5 किलो 20 किलो या फिर 35 किलो अनाज मिलेगा, 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ के जी के हिसाब से मैं वो ला लूँगा और मैं किसी शॉप को बेच दूँगा। तो ये भी तो चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ को नहीं रोक सकती है। फर्दर इट एड्रेस चैलेंज रिलेटेड टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड ई पॉइंट ऑफ सेल ऑपरेशनल इलूज। सो रोल आउट प्लान क्या रहेगा, फेज़ 1 लॉन्च किया गया है कब, तो गुजरात के 4 जिले में, जहाँ पे अहमदाबाद है, आणंद है, वलसाड है और सूरत है। कोलैबोरेशन किसका है ये, इसके लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसके साथ, RBI के साथ और गुजरात गवर्नमेंट के साथ। धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दादरा नगर हवेली हो गया या फिर दमन दीव, यहाँ पे चीज़ें धीरे धीरे एनरोल करी जाएगी, फिर वो ऑल इंडिया लेवल पे इंप्लीमेंट करेंगे अगर सक्सेसफुल होता है तो यहाँ पे एक स्लोगन भी दिया गया है हमारा, क्या नाम है, हर दाना हर रुपया हर अधिकार। मैंने बोला ना हर दाना, भाई गेहूँ का दाना, चावल का दाना या फिर जो कुछ हो, सो ये हर दाना हर रुपया और हर अधिकार रहेगा, मतलब यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ऐसे वो बोल रहे हैं। इसके साथ साथ क्या इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, इसके साथ साथ CBDC डिजिटल टोकन एंड QR बेस्ड एक्सेस फॉर सिक्योर एंड डायरेक्ट बेनिफिशियरी एक्सेस, ये तो हमने देख दिया ऑलरेडी। ये लॉन्च किया गया अन्नपूर्ति ग्रेन ATM गुजरात में, ये लॉन्च किया गया। आपको देखिए जैसे हम क्या करते हैं, ATM में जाते हैं, ATM कार्ड स्वाइप करते हैं, पैसे निकालते हैं, वैसे ही ये लोग क्या करेंगे, उनके पास भी एक ATM कार्ड जैसा, ये सोडेक्सो कार्ड जैसा या फिर CBDC का डिजिटल कूपन समझ लीजिए वो होगा। यहाँ पे स्क्रीन टच रहेगा, उसको वो डालेंगे नंबर, और जैसे हमारे पैसे निकलते हैं ट्रे से, यहाँ पे भाई अनाज ऑलरेडी स्टोर रहेगा, यहाँ पर नीचे भी अपनी बोरी या फिर थैली लगा लो, ये 5 किलो या फिर जो कुछ होगा उसका बराबर, ये पैसा ये जो कुछ है गेहूँ या फिर चावल यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज़ जस्ट ATM। इसकी जो टेक्नोलॉजी किसने डेवलप किया है, इसे बेसिकली सिंपल ये वेंडिंग मशीन जैसा समझ लीजिए, ठीक है। आप इंजीनियरिंग किए होगे तो आपको प्रोजेक्ट में होता है 4th ईयर में। सो टेक्नोलॉजी इज डेवलप बाय FCI फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है कि किसने डेवलप किया है, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, किसके साथ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ। कितना कैपेसिटी है, तो इट डिस्ट्रीब्यूट 25 kg ऑफ फूड ग्रेन इन ओनली 35 सेकंड्स, मतलब देखिए टाइम भी बच रहा है आपको, अच्छा खासा अनाज भी मिल रहा है, ओके। इट प्रोवाइड 24/7 एक्सेस टू 1 kg पैकेट्स ऑफ तूर दाल, चना, सॉल्ट एज वेल एज शुगर। अभी देखिए 24/7 एक्सेस है, मतलब मैं रात को भी जाऊँ तो भी मुझे सॉल्ट मिलेगा, शुगर मिला, ऐसा है। अब ये बोल रहे हैं अभी वहाँ पे रहेगा तभी मिलेगा ना, जैसे ATM में पैसे डालेगा तो ही मैं उसको निकाल सकता हूँ, नहीं तो फिर वहाँ पे लिखा होता है कि नो कैश अवेलेबल। तो फिलहाल तो ये सर्विस दी गई है। और नेशनल रोल आउट कब हो जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, कि 3-4 साल में पूरे इंडिया में इसको लॉन्च किया जाएगा, ये वाले ATM को, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है अन्नपूर्ति ATM, ओके। और यहाँ पे इंडिया का लोगो भी है, और यहाँ पे आप देखिए ये अनाज वाला जो होता है ना, ये चीज़ भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, और यहाँ पे मेक इन इंडिया का लोगो भी आपको दिख रहा होगा, ओके। सो थोड़ा देख लेना। अभी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या होती है, ये चीज़ हमको देखनी है। देखिए ये पहले भी करंट अफेयर में आई होगी, लेकिन दिस इज़ इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रीलिम्स हो गया, मेंस हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया, ये आपको आ सकता है। सो जैसे अपना रुपया कैसे होता है फिजिकल कैश, वैसे ही सेम कैश रहेगा, बस रहेगा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, मतलब वॉलेट में ये रहेगा। तो थोड़ा इसको पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन। CBDC मतलब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इसका नाम है डिजिटल रूपी, इसको ई-रूपी भी बोला जाता है। 2 टाइप से, पहला रिटेल CBDC और दूसरा है होलसेल CBDC। रिटेल मतलब क्या होता है, फॉर यूज़ बाय जनरल पब्लिक, जैसे मैं किराना दुकान चले जाऊँ, भाई मैं चॉकलेट लेके आता हूँ तो अभी मैं उसको फिजिकल कैश या फिर UPI करता हूँ बराबर, लेकिन अगर मेरे वॉलेट में डिजिटल रुपया रहेगा तो मैं सीधा कर सकता हूँ। होलसेल CBDC मतलब होलसेल वाला जो ट्रांजैक्शन होता है उसका, फॉर यूज़ बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडिएट, जैसे बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, GICs वगैरह, इनके लिए है। या फिर इंटरमीडियरी प्राइमरीली फॉर इंटरबैंक सेटलमेंट एंड लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन, तो ये किसके लिए, खास करके इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए या फिर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए बड़े। सो रिटेल CBDC के बारे में पढ़ लेते हैं। डिजिटल रुपया का ये देखिए भाई यहाँ पे लोगो है और इसकी टैगलाइन है, आप देख सकते हो, ये ई है बराबर और ये है रूपी,
सो इसीलिए इसको बोला जाता है ई रूपी। ओके, सो ऐसा इसका लोगो बनाया है उन्होंने। और क्या बोल रहा है, कैश बट डिजिटल, मतलब ये कैश ही है बस डिजिटल फॉर्म में, मतलब फिजिकल नोट छापने की ज़रूरत है नहीं, तो नोट छापने का जो पैसा खर्च होता है वो भी हमारा सेव हो जाएगा। सो डिजिटल रूपी ई रूपी इज़ इंडिया सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज़ डिजिटल फॉर्म ऑफ इंडियाज फिजिकल करेंसी, दैट इज़ रूपी, मतलब रूपी का ही डिजिटल वर्जन है, इसलिए उसको बोला जाता है ई रूपी। कौन इशू करता है, जैसे फिजिकल कैश आरबीआई इशू करता है, वैसे आरबीआई इशू करता है इन डिजिटल फॉर्म। एंड इट इज़ एट पार विद द फिजिकल करेंसी, ऑफरिंग फीचर्स सिमिलर टू फिजिकल कैश, जैसे कि कन्वीनियंस ऑफ यूज़ हो गया, आरबीआई की गारंटी रहेगी, या फिर फाइनलिटी ऑफ द स्टेटमेंट। इट इज़ स्टोर्ड इन यूजर्स डिजिटल वॉलेट में रहेगा स्टोर, जैसे हमारे यहाँ पे वॉलेट होता है नॉर्मल वाला फिजिकल, ठीक है, वहाँ पे पैसे होते हैं, चिल्लर होते हैं, लेकिन ये डिजिटल वॉलेट में स्टोर रहेगा, मतलब हमारे पैन कार्ड आधार से ये लिंक रहेगा। एंड कैन बी यूज टू रिसीव मनी, टू सेंड मनी और टू मेक पेमेंट फॉर ट्रांजैक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास जेब में पैसा है तो मैं किसी को दे सकता हूँ, अगर उसके पास है तो मैं ले भी सकता हूँ, या फिर ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ भी कर सकता हूँ। सेम ही करना है, बस डिजिटली करना है यहाँ पे, जस्ट लाइक एनी फिजिकल रूपी नोट। सो ये कैसे हेल्ड किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है। ओके, सो इट कैन बी हेल्ड एंड ट्रांजैक्टेड थ्रू ई रूपी वॉलेट। और ये वॉलेट कौन ऑफर करता है, उसका बैंक, जैसे एसबीआई अपना करेगा या फिर कोई एनबीएफसी होगी वो अपना करेगी। ओके, सो वन कैन स्टार्ट यूजिंग ई रूपी वॉलेट बाय डाउनलोडिंग ई रूपी एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर। जैसे एसबीआई का ई रूपी एप्लीकेशन है तो वैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे पैसा आएगा फॉर एग्जांपल उनके हिसाब से। डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑन यूजिंग ई रूपी वॉलेट कैन बी चेक्ड विद द बैंक एंड नॉन बैंक फॉर प्रोवाइडिंग वॉलेट। पेमेंट टू मर्चेंट्स कैन बी मेड बाय स्कैनिंग आइदर सीबीडीसी क्यूआर कोड और यूपीआई क्यूआर कोड, तो पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट क्या होता है, जैसे हमारा वॉलेट होता है फिजिकल, वैसे डिजिटल रहेगा। इट इज़ डिजिटल वॉलेट एंड कैन बी ओपन ऑन वंस मोबाइल फ़ोन और या फिर मोबाइल डिवाइस। सो ये क्या स्टोर करता है, डिजिटल रूपी को स्टोर करेगा। जैसे हमारे वॉलेट में क्या होता है, फिजिकल कैश स्टोर होता है, तो ये डिजिटल रूपी को स्टोर करेगा। इट इज़ सिमिलर टू फिजिकल वॉलेट और पर्स दैट स्टोर्स द फिजिकल करेंसी। दे आर बीइंग करंटली प्रोवाइडेड बाय बैंक्स एंड नॉन बैंक्स। कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई कर रहा है कि नहीं, ये पर्टिकुलर बैंक करेगा, जैसे एसबीआई प्रोवाइड करेगा या फिर कोई नॉन बैंक करेगा। सो विच आर पार्ट ऑफ रिटेल सीबीडीसी पायलट्स। अभी ये जो वॉलेट होती है ये सेफ़ है क्या, अभी हमारे जेब में जो बटवा रहता है वो सेफ़ है क्या, उसकी क्या गारंटी बेसिकली, लेकिन ये सेफ़ है, आरबीआई बोलता है ई वॉलेट्स आर सेफ एंड सिक्योर। दिस इज़ द रोबस्ट सिक्योरिटी टाइप, देयर इज़ रोबस्ट सिक्योरिटी फ्रेमवर्क टू ensure that e-rupee is kept secure in users wallet. So it is stored in e-rupee wallet is safe even if mobile device is lost. अगर मोबाइल भी फॉर एग्जांपल गुम हो जाता है फिर भी वॉलेट सेफ रहेगा। इट कैन बी रिकवर्ड यूजिंग द सेम फ़ोन नंबर या फिर सेम नंबर ऑन अ न्यू मोबाइल डिवाइस, क्योंकि वो मोबाइल नंबर से लिंक रहेगा। उसके बाद विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम प्लेटफॉर्म डज ई रूपी वॉलेट करंटली सपोर्ट, तो दोनों पे, एंड्रॉइड एज वेल एज iOS। अगर आप एसबीआई पे जाओगे ना तो आपको ऐसे मिलेगा, देखिए यहाँ पे एसबीआई का एप्लीकेशन है, इंडिया का सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एसबीआई ई रूपी। तो अगर किसी के पास मोबाइल है ऑब्वियसली होगा तो एंड्रॉइड या फिर iOS से आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। उसके बाद हाउ इट इज़ क्रिएटेड एंड इशूड, सो सेम रहेगा। क्रिएशन एंड इशुएंस ऑफ रिटेल ई रूपी इज आइडेंटिकल टू अरेंजमेंट फॉर इशुएंस ऑफ पेपर करेंसी। जैसे कि आरबीआई यहाँ पे ई रूपी को क्रिएट करेगा और इशू करेगा, किसको, बैंक्स को इशू करेगा या फिर नॉन बैंक्स को इशू करेगा, बराबर। फिर उसके बाद बैंक्स या फिर नॉन बैंक्स देयर आफ्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटिंग ऑनबोर्डिंग एंड ओपनिंग ऑफ ई रूपी वॉलेट फॉर देयर कस्टमर्स इन देयर मोबाइल फोन। जैसे होता है ना कि भाई आरबीआई ने पैसा जनरेट कर दिया, वो बैंक को दे दिया, तो बैंक वाले क्या करेंगे, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल लोन देना है तो मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपये आता था, मैं एटीएम से वो कैश निकाल सकता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। मेरा 1 लाख का लोन सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरे लिए अलग डिजिटल वॉलेट क्रिएट किया जाएगा, मतलब मैं वो ऑनलाइन कर सकता हूँ। सो इसका इशुएंस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसका यूसेज विद इन द रिटेल सेगमेंट फॉर मेंबर्स ऑफ पब्लिक इज़ लाइव इन ए पायलट मोड। 1 दिसंबर 2022 से ये चालू हो गया है और अच्छी तरह से वो काम भी कर रहा है। द यूजर्स एंड द मर्चेंट्स ऑफ द आइडेंटिफाइड पायलट बैंक्स एंड नॉन बैंक्स अक्रॉस द कंट्री कैन यूज ई रूपी। सो व्हाट डू ई रूपी पायलट्स एम टू अचीव, या थोड़ा पढ़ लेना आपके पास। उसके पास ई रूपी कौन यूज़ कर सकता है, बराबर, सभी लोग यूज़ कर सकते हैं बेसिकली, यही उसका आंसर रहेगा। उसके बाद कैन डिजिटल रूपी बी ट्रांजैक्टेड फ्रॉम वन बैंक्स अकाउंट आउटसाइड द बैंकिंग आवर्स, यस। ऐसा कुछ नहीं कि फॉर एग्जांपल बैंक चालू है, बैंक बंद है, उसके हिसाब से मेरे को ये दिक्कत देगा, नहीं। जैसे आप देखो ना यूपीआई का फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अभी पैसे भेजना है तो भी मैं कर सकता हूँ, हाँ, ताकि उसके ऊपर लिमिट से रेस्ट्रिक्शन से वो अलग बात है, लेकिन 24/7 ये अवेलेबल रहता है, वैसे ही अवेलेबल रहेगा। यहाँ पे कोई मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया क्या, नहीं। ये क्या बैंक अकाउंट थोड़ी है सेविंग वाला कि भाई एचडीएफसी बोले, एसबीआई बोले कि आपको 4000, 5000 या फिर 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रखेगा, नहीं, ये अकाउंट है ही नहीं, ये तो डिजिटल वॉलेट है ना। सो देर इज़ नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायर्ड टू ओपन मेंटेन ई रूपी वॉलेट।
सेविंग अकाउंट मैंडेटरी है क्या इसके लिए? देखिए करंटली ई रूपी वॉलेट को लिंक किया जाता है यूज़र के सेविंग अकाउंट पे, बराबर। सो बेसिकली लिंकेज फैसिलिटेट्स फ्रिक्शनलेस यूजर ऑनबोर्डिंग एंड ऑब्वियस द नीड ऑफ सेपरेट KYC रिक्वायरमेंट। सो बेस्ड ऑन द फीडबैक न्यू मॉडल्स ऑफ यूजर ऑनबोर्डिंग ऑल्सो बीइंग एक्सप्लोर्ड। तो फिलहाल तो सेविंग अकाउंट चाहिए आपको। वाई डू आई सी ई रूपी विद डिफरेंट डिनोमिनेशन इन द वॉलेट? सेम जैसे अपना रहता है ना, 5 रुपये का भाई नोट हो गया, 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, फिर उसके बाद 100 रुपये का, 200 रुपये का, 500 रुपये का। सो ऐसे जो फिजिकल नोट्स होते हैं उसी डिनोमिनेशन में ई रूपी को भी करवा दिया गया है ताकि फैमिलियरिटी और कन्वीनियंस अच्छा रहे। सो हाउ कैन वन ट्रांजैक्ट विदाउट हैविंग रिक्वायर्ड डिनोमिनेशन और चेंज? जैसे हम करते हैं वैसे ट्रांजैक्शन करना है। आप थोड़ा ये पढ़ लीजिएगा, ईजी है, ठीक है, ईजी है इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। आप पॉज करिए और पढ़ लीजिएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाली वो चीज़ें हैं। उसके बाद आर डेसिमल एंड फ्रैक्शनल वैल्यूज़ पेमेंट सपोर्ट इन डिजिटल रूपी? यस, ये सपोर्ट होते हैं, बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल 101.50 रुपीज़ चाहिए या फिर 101.73 रुपीज़ चाहिए, तो ये रहेगा यहाँ पे, ठीक है। यही तो फ़ायदा है डिजिटल वाला। अभी फिजिकली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना भाई। 25 पैसा, 50 पैसा या फिर 1 रुपया, ऐसी ही चीज़ें चाहिए आपको, स्टैंडर्ड है यहाँ पे, ओके। सो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस चलेगा। चार्जेस या फिर फ़ी है फॉर यूजिंग ई रूपी? नहीं, कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर ऐसे कोई चार्ज रहेगा ना तो भाई क्यों ई रूपी कोई यूज़ करेगा? ये भी आप पढ़ लेना, ये भी पढ़ लेना। कोई इंटरेस्ट होता है कि नहीं? इंटरेस्ट थोड़ी है पैसे के ऊपर। उसके बाद लीगल टेंडर रहेगा कि यस, लीगल टेंडर रहेगा। ई रूपी और यूपीआई में क्या फ़र्क है? ये देखिए, ई रूपी डिजिटल फॉर्म ऑफ रूपी है, वेयर एज यूपीआई क्या है? मीन्स ऑफ पेमेंट है, मतलब पेमेंट करने का एक माध्यम है। अगर मुझे को पैसे किसी को सेंड करना है या फिर रिसीव करना है किसी से, या फिर किसी को देना है ट्रांजैक्शन के थ्रू, या फिर कुछ चीज़ खरीदना है, तो ये बस मीन्स ऑफ पेमेंट प्रोवाइड करता है। ये तो एक्चुअली रुपया है ना, बस डिजिटल फॉर्म में है। जो मनी के फंक्शंस होते हैं बेसिकली ये भी वो करता है। स्टोर ऑफ वैल्यू हो गया भाई, ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू हो गया, ये चीज़ें आती है। सो ये सब चीज़ें FAQ यहाँ पे दी गई है, आप थोड़ा पढ़ लेना, ओके। क्योंकि मैं सब कुछ पढ़ूंगा तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, तो आप पॉज कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सिंपल है। उसके बाद हमने रिटेल पढ़ा था, अब ये होलसेल CBDC है। तो होलसेल CBDC एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम रिटेल CBDC। सो ये जो होलसेल CBDC है ये हमारे तुम्हारी मतलब फॉर एग्जाम्पल पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है। ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है? इट इज़ डिज़ाइन फॉर यूज़ बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज प्राइमरीली टू स्ट्रीमलाइन इंटरबैंक सेटलमेंट्स एंड लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक है, किसके लिए है वो? इंटरबैंक सेटलमेंट के लिए या फिर लार्ज वैल्यू ट्रांजैक्शन के लिए है। तो आपको याद रखना है कि होलसेल वाला हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिटेल वाला रहेगा। ओके, तो थोड़ा ये पढ़ लेना, उसके आगे वाली चीज़ें। उसके बाद क्या पोटेंशियल बेनिफिट्स है ये ई रूपी होलसेल के? सो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म सेटलमेंट सिस्टम फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड मेक देम मोर एफिशिएंट एंड सिक्योर। ओके, ये सब चीज़ें मैंने जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है ना RBI की वेबसाइट के, ये सभी के सभी कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। इससे इसके बाहर क्वेश्चन शायद नहीं आएगा। भाई कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वगैरह वगैरह आप थोड़ा देख लेना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। जो कुछ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है। अभी हम पढ़ेंगे PM राहत स्कीम की तरफ। तो ये चीज़ें सिंपल है, जल्दी फटाफट ख़त्म कर लेते हैं। तो PM राहत मतलब क्या होता है? राहत मतलब क्या होता है यार? बेसिकली कोई हेल्प करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोड में एक्सीडेंट हो गया तो उसकी हेल्प, उसके लिए बेसिकली गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, इसलिए वो प्राइम मिनिस्टर के नाम पे खोला है PM राहत स्कीम। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है इसका लॉन्ग फॉर्म या फिर कुछ भी इसका पूछ ले आपको निमोनिक्स। राहत मतलब क्या होता है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। क्या है? रोड एक्सीडेंट विक्टिम हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट स्कीम। मतलब रोड में किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कार हो गया या फिर टू व्हीलर या फिर कोई भी हो गया, तो ये विक्टिम कहलाएगा। तो उसका हॉस्पिटलाइजेशन या फिर उसकी ट्रीटमेंट का अश्योरेंस, मतलब उसका पैसा कौन देगी? तो सरकार देगी। ये वाली स्कीम है। कब लॉन्च करी गई थी? रिसेंटली फरवरी 2026 में। उसके साथ साथ कुछ अदर अप्रूवल को भी अनाउंस किया गया है, जैसे कि लखपति दीदी के जो टारगेट्स है वो डबल कर दिए गए, और जो AIF एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होता है, इसका जो फाइनेंशियल आउटले होता है इसको भी डबल कर दिया गया है। इसका फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए कि 1 लाख था, अभी ये 2 लाख करोड़ के आसपास इसका फंड कर दिया गया है, बराबर। और ये फंड किसके लिए यूज़ होगा? एग्रीकल्चर में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, जैसे कोल्ड स्टोरेज हो गया वगैरह वगैरह। अभी हम पढ़ लेते हैं PM राहत स्कीम के बारे में। ऑब्जेक्टिव क्या है? सिंपल, टू डिलीवर इमीडिएट लाइफ सेविंग मेडिकल केयर टू रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स अक्रॉस इंडिया, बराबर। क्योंकि भाई इनको क्या चाहिए? इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए, बराबर। तो उसको ये पैसा कवर करेगा। ये क्या रहेगा? कैशलेस ट्रीटमेंट रहेगा अप टू ₹1.5 लाख पर विक्टिम। ठीक है भाई, 5 लाख का भी अगर खर्चा लग रहा है तो 1.5 लाख ही सरकार देखी, ऊपर का उसको लगाना पड़ेगा। सो ये इंपॉर्टेंट है कि कैशलेस रहेगा अप टू 1.5 लाख पर विक्टिम फॉर 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट। जिस दिन से एक्सीडेंट हो रहा है उसके 7 दिन तक ये बेसिकली जो कुछ खर्चा आ रहा है तो ये 1.5 लाख रुपये कवर करेगा।
स्टेबलाइजेशन ट्रीटमेंट टाइमलाइंस सब्जेक्ट टू पुलिस वेरिफिकेशन। जैसे अगर नया नॉन लाइफ थ्रेटनिंग केस होगा तो अप टू 24 आवर्स स्टेबलाइजेशन दिया जाएगा उसको सपोर्ट, जैसे आईसीयू वाला होता है बराबर। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, फिर चोट आ गई, खराश आ गई वगैरह वगैरह, मतलब अच्छी खासी, लेकिन ये लाइफ थ्रेटनिंग है क्या? नहीं है, तो उसके लिए 24 घंटे का स्टेबलाइजेशन दिया जाएगा। उसके बाद अगर लाइफ थ्रेटनिंग केसेस रहते हैं ना तो उसको 2 दिन का मतलब 48 आवर्स तक का स्टेबलाइजेशन दिया जाएगा। इसको जो इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होती है हेल्पलाइन हमारी 112 वाली, इसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है टू इंश्योर विक्टिम्स रीच हॉस्पिटल्स विद इन द गोल्डन आवर। जैसे 1 घंटा होता है एक्सीडेंट होने के बाद का, उसको बोला जाता है गोल्डन आवर। सो इट एनेबल्स एंड टू एंड डिजिटल लिंकेजेस, जैसे कि एक्सीडेंट को रिपोर्ट करना ये वाली हेल्पलाइन के ऊपर, हॉस्पिटल का एडमिशन हो जाएगा, पुलिस वेरिफिकेशन या फिर ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगी, क्लेम प्रोसेस होगा और फाइनल पेमेंट भी किया जाएगा। ओके, अभी यहाँ पे इंस्टीट्यूशन का रोल कैसे रहेगा और इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। जैसे रोड एक्सीडेंट है तो कौन करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये क्या करेगा? पॉलिसी को ओवरसाइट करेगा और इंटीग्रेशन करेगा वाया EDAR प्लेटफॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिटेल एक्सीडेंट रिपोर्ट, EDAR प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट करेगा। उसके बाद नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या करेगा? उसका तो काम ही है ना भाई हॉस्पिटलाइजेशन वाला प्रोवाइड करना। सो क्लेम प्रोसेसिंग का काम इसके पास है थ्रू ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट सिस्टम। और फाइनली सेकंड लेवल मैनेजमेंट रहेगा, ये रीइंबर्समेंट होगा वाया मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड। ओके, इंश्योर या फिर अनइंश्योर्ड केसेस के लिए। अभी कुछ इसमें दिक्कत आ रही है तो कंप्लेंट करना पड़ेगा, तो ग्रीवेंस रिड्रेसल कौन करेगा? सो कंप्लेंट्स अंडर द PM राहत विल बी एड्रेस बाय हु? ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर, मतलब GRO एड्रेस करेगा। अब ये GRO को नॉमिनेट करेगा डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी, और ये कमेटी का चेयरमैन होगा उस जिले का डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या फिर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ओके, सो ये रहेगा GRO ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर। तो ये हमने देख लिया PM राहत, मतलब कोई भी अगर रोड में एक्सीडेंट हो रहा है वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है या फिर नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। लाइफ थ्रेटनिंग केस है तो 48 घंटे का हॉस्पिटल स्टेबलाइजेशन कवरेज, और नॉन लाइफ है तो 24 आवर्स का स्टेबलाइजेशन। उसके बाद 7 दिन में जो कुछ खर्चा आता है अप टू 1.5 लाख, वो जो ट्रीटमेंट की जाएगी वो कैशलेस की जाएगी। ओके, अभी हम पढ़ लेते हैं लखपति दीदी के बारे में। लखपति दीदी क्या है? लखपति मतलब क्या होता है? बेसिकली जिसके पास लाख रुपए है वैसी वाली दीदी समझ लीजिए, ठीक है। सो लखपति दीदी इनिशिएटिव इज टू एम्पावर एंड टू एनेबल SHG वीमेन, ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर कर रहा है कि नहीं? उनकी महिलाओं को, ठीक है, SHG वीमेन को earn a minimum income of rupees 1 lakh per annum on a sustainable basis with average monthly income of at least 10,000 sustained for at least 4 seasons or business cycle। सो ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था किसके लिए? SHG वीमेन को एम्पावर करने के लिए, मतलब उस महिला के ग्रुप की महिला को एम्पावर करने के लिए, ताकि उसकी मिनिमम इनकम 1 साल की 1 लाख रुपए हो जाए या फिर हर महीने की 10,000 ऐसी होनी चाहिए। स्कीम कब लॉन्च करी थी? 2024 में। किसने करी थी? तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर विच इनिशिएटिव? तो DAY NRLM, मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको हम आजीविका मिशन बोलते हैं, इसके अंतर्गत ही ये स्कीम को लॉन्च किया गया है। ये जो इनिशिएटिव होता है किसके ऊपर फोकस करता है? तो इंडिविजुअल वीमेन के ऊपर फोकस करता है, नॉट ऑन SHG, मतलब ग्रुप के ऊपर नहीं, तो इंडिविजुअल वीमेन के ऊपर, मतलब SHG ग्रुप की जो महिला है उसके ऊपर करना है, उसको हमको लखपति बनाना है। However, in the entire process of planning, implementation and monitoring, the community institution structures जैसे कि SHGs हो गया, विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हो गए, ये एंगेजमेंट को भी थोड़ा बढ़ावा देते हैं। सो यहाँ पे स्ट्रक्चर अप्रोच अडॉप्ट किया जाता है टू मेक SHG वीमेन लखपति दीदी। यहाँ पे उसको फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाती है, स्किल डेवलप किया जाता है उसका, बराबर। कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके साथ कन्वर्जेंस किया जाता है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे ऐसे कुछ सेपरेट बजट है क्या? नो, देयर इज़ नो सेपरेट बजट अलोकेटेड फॉर द लखपति दीदी इनिशिएटिव। जो DAY NRLM के अंतर्गत बजट में जो कुछ अलोकेट किया जाता है उसके अंतर्गत इसको पैसा दिया जाता है। ओके, सो ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लखपति दीदी इनिशिएटिव, जैसे कि ट्रेनिंग हो गया, कैपेसिटी बिल्डिंग हो गया, फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, जैसे लोन देना हो गया, इंक्लूडिंग सीड फंडिंग, दे आर फंडेड अंडर DAY NRLM स्कीम। और अगर एडिशनल रिक्वायरमेंट है तो भाई इन SHG या फिर महिलाओं को बैंक के साथ कनेक्ट करो, जिसको बोलेंगे बैंक लिंकेज प्रोग्राम या फिर बैंक लोन दो। अभी क्या हम देख रहे हैं? अभी इसका टारगेट बढ़ा दिया गया है। सो गवर्नमेंट बोल रही है कि हम ऑलरेडी 3 करोड़ लखपति दीदी तक पहुंच गए हैं ओवर ईयर अहेड ऑफ मार्च 2027 टारगेट। हमारा टारगेट था 2027 से पहले 3 करोड़ इंडिविजुअल SHG वीमेन को लखपति बनाया जाए, लेकिन वो पहले ही अभी हो गया है, मतलब 1 साल पहले ही हो गया है। तो एक नया टारगेट सेट कर लिया है जिसका नंबर है 6 करोड़।
तो अभी 3 करोड़ से ये कितना हो गया, 6 करोड़ हो गया, मतलब डबल हो गया। और इसका जो ईयर है वह मार्च 2029 तक ही करना है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई इसका टारगेट कितना किया गया है, तो 6 करोड़ कर दिया गया है। पहले कितना था, तो हाफ था, मतलब 3 करोड़ लखपति दीदी को उनको लखपति बनाना था। और पहले ये मार्च 27 तक बना था, लेकिन मार्च 26 में ऑलरेडी हो गया है। अभी ये मार्च 29 तक उनको बनाना पड़ेगा 6 करोड़ तक का। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि एग्री इंफ्रा फंड है, उसका जो आउटले है उसको डबल कर दिया गया है। पहले कितना था, 1 लाख करोड़ था, अभी इसको बनाया गया 2 लाख करोड़। ओके, सो इट इज़ अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट इन जुलाई 2020। ये जो फंड है उसका, ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का कोई हिस्सा या फिर भागीदारी नहीं है। इनिशियल आउटले दिया था 1000 करोड़। अब ये पैसे से क्या किया जाएगा, लोन दिया जाएगा। किसके लिए, टू फाइनेंस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को ट्रैक्टर खरीदना हो गया, मशीन खरीदनी होगी, बड़ी बड़ी साइलोज बनाने हो गए, कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हो गए, तो इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगता है करोड़ों में, बराबर। तो इसी को फाइनेंस करने के लिए ये फंड है। 10 साल के लिए ये फंड है, 2032 तक रहेगा। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था, FY 2032 आपको याद रखना है, FY 32 मतलब 31 32 ऐसे। सो 10 साल के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। अभी न्यूज़ क्या बोल रही है कि इसका आउटले रिवाइज कर दिया गया है। पहले कितना था, 1 लाख करोड़ था, अभी ये बढ़ा के डबल कर दिया गया है 2 लाख करोड़। ओके, इसके साथ साथ अगर यहाँ पे कोई लोन लेता है, जैसे वेयर हाउस किसी को तैयार करना हो गया, या फिर किसी को साइलोस तैयार करने हो गए, या फिर किसी को कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर रेडी करनी है, तो उसको लोन चाहिए। तो अगर वो 2 करोड़ तक का अगर लोन ले रहा है पर प्रोजेक्ट, तो उसको 3% का सबवेंशन मिलेगा। मतलब अगर ये कोई बैंक के पास जा रहा है और उसको बैंक 9% के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो उसको -3% कर लीजिए, मतलब उसको इफेक्टिवली पड़ेगा 6% के आसपास। तो इसको बोला जाता है इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब इंटरेस्ट में माफ़ी। लेकिन ये हर किसी के लिए क्या है, जिसको 5 करोड़ लेना है उसके लिए क्या, नहीं। सो सिर्फ 2 करोड़ तक के लिए है, फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 7 ईयर्स। और यहाँ पे गारंटी कौन देता है, तो गारंटी लेता है CGT MSE, मतलब क्रेडिट गारंटी फंड फॉर MSE। जैसे लोन में अगर कोलैटरल नहीं है तो CGT MSE गारंटी लेगी, लेकिन इसको भी पैसा दे दो, फंड दे दो। मोरेटोरियम पीरियड कितना है, तो 6 से लेकर 24 महीने तक का रहेगा। और रीपेमेंट पीरियड रहेगा 12 साल तक। रीपेमेंट पीरियड मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे हर महीने उसकी EMI भरना पड़ेगा ना, या फिर कुछ रीपेमेंट भरना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो मुझे पहले ही महीने से प्रिंसिपल अगर भरना है, तो इसका मतलब था कि मेरा रीपेमेंट पीरियड चालू हो गया। लेकिन समझ लीजिए कि मुझे 3 महीने की अगर राहत मिल गई, या फिर 6 महीने की राहत मिल गई कि जिसमें मुझे सिर्फ इंटरेस्ट ही भरना है, प्रिंसिपल नहीं भरना है, तो उसको बोलते हैं मोरेटोरियम। सो मोरेटोरियम कितने दिया गया है, तो 6 से लेकर 24 महीने का, मतलब हाफ ईयर से लेकर 2 ईयर्स तक का मोरेटोरियम दिया गया है। और मैक्सिमम रीपेमेंट पीरियड है 12 साल तक आपको चुकाना है। लेकिन नॉर्मली 12 साल होता नहीं है, 7 साल 8 साल 9 साल के आसपास वो होता है बैंक की तरफ। ओके, इसके बाद है कैबिनेट अप्रूवल्स अर्बन चैलेंज फंड और स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.2। सो क्या है, देखते हैं। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने 2 मेजर इनिशिएटिव को अप्रूव किया है टू बूस्ट अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड सेंट्रल स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो पहला अप्रूवल है हमारा अर्बन चैलेंज फंड, UCF। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, वो पूछेगा कि कितना कॉर्पस है, मतलब कितने रुपए का फंड इन्होंने भाई डिसाइड किया है देने। सो उसका आंसर रहेगा 1 लाख CR, 1 लाख करोड़ इन सेंट्रल असिस्टेंस। और टाइमलाइन रहेगा FY 31 तक, मतलब 2030 से लेकर 31। इम्प्लीमेंटेशन पीरियड एक्सटेंडेबल अप टू FY 34। प्राइमरी गोल क्या रहेगा, देखिए ना, नाम में लिखा है भाई अर्बन चैलेंज फंड, मतलब अर्बन एरिया का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा ना, उसको डेवलप करना। सो प्रमोट मार्केट लिंक अर्बन इंफ्रा डेवलपमेंट एंड इट विल कैटलाइज इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 4 लाख करोड़ ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो क्वेश्चन किसके ऊपर आ सकता है, इसके ऊपर आ सकता है कितने करोड़ का है। दूसरा, कब तक इसका ऑपरेशनल टाइमलाइन है, तो 2031 तक। उसके बाद इसका फंडिंग स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, तो सेंट्रल असिस्टेंस मिलेगा, प्रोजेक्ट कॉस्ट जितना होगा उसका 25%, और मार्केट से उठाया जाएगा मिनिमम 50%, टू बी रेज्ड वाया म्यूनसिपल बॉन्ड, बैंक लोन या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और जो रिमेनिंग पैसा होगा, मतलब कितना होगा 25%, ये स्टेट या फिर UT या फिर अर्बन लोकल बॉडी या फिर अदर सोर्सेस इसको फंड करेंगे। सो ऐसे पैसे आने वाला है। प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट किया जाएगा वगैरह वगैरह, ये आप थोड़ा देख लेना। अभी ये इंपॉर्टेंट है कि अर्बन चैलेंज फंड किसको किसको कवर करेगा, मतलब कवरेज क्या है। सो सभी सिटी को कवर करेगा। पहले तो ऑल सिटी विद अ पॉपुलेशन अबाउ 10 लाख एंड मोर। उसके बाद ऑल स्टेट एंड UT कैपिटल्स नॉट कवर्ड अबाउ
उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल सिटीज़ विद पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड मोर, मतलब यहाँ पे सिटी है लेकिन कौन सी, इंडस्ट्रियल, और जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख प्लस है वो वाले। हिली स्टेट या फिर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो सभी के सभी कवर किए जाएंगे, और स्मॉलर अर्बन लोकल बॉडीज़ भी है जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से बिलो है, अंडर सेपरेट क्रेडिट रीपेमेंट गारंटी स्कीम इनको भी कवर किया जाएगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट अर्बन चैलेंज फंड। अभी यहाँ पे देखिए गारंटी स्कीम भी है, मतलब लोन में पैसा घुमा दिया लेकिन पैसा वापस आएगा नहीं, इसकी गारंटी कौन लेगा, तो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड क्रेडिट पेमेंट गारंटी स्कीम, तो इसमें 5,000 करोड़ की गारंटी वो लेगा अप टू। ओके, और गारंटी स्ट्रक्चर कैसे रहेगा देखा, 100% गारंटी कभी ली नहीं जाती है। फॉर फर्स्ट टाइम बोरोविंग सेंट्रल गारंटी ऑफ अप टू 7 करोड़ ली जाएगी, या फिर 70% ऑफ द लोन अमाउंट विच एवर इज़ लोअर, मतलब जो कुछ कम होगा उतनी तक की गारंटी ली जाएगी, इसीलिए तो पैसा कम है ना, 5,000 करोड़ के आसपास, क्योंकि टोटल तो 1 लाख करोड़ का फंड है भाई, सबको थोड़ी गारंटी देंगे, ये 5,000 करोड़ के आसपास गारंटी है। और फॉर सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट रहेगा तो वहाँ भी गारंटी अप टू 7 करोड़ का जो लोन रहेगा वहाँ तक ली जाएगी, या फिर 50% ऑफ द लोन अमाउंट विच एवर इज़ लोअर, मतलब अगर पहले टाइम कोई अप्लाई कर रहा है ना तो अप टू 70% ऑफ द लोन अमाउंट गारंटी मिल रही है, उसके बाद अप टू 50%, क्योंकि वो सब्सिक्वेंट फंडिंग होगी ना, मतलब पहले तो फंडिंग उसने ऑलरेडी दे दी है। प्रोजेक्ट साइज थ्रेशोल्ड क्या रहेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी को रोड ही बनाना है, किसी को ब्रिज बनाना है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, बराबर, किसी म्यूनसिपल बॉडी को, जैसे मुंबई में किसी को ब्रिज बनाना है, मेट्रो बनाना है, ये वगैरह वगैरह, तो मिनिमम प्रोजेक्ट कॉस्ट रहेगा 20 करोड़ और सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट रहेगा मिनिमम 28 करोड़ का फॉर स्मॉलर सिटीज़। उसके बाद दूसरा अप्रूवल देख लेते हैं, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड। ठीक है, फंड ऑफ फंड मतलब क्या होता है, आप देख लीजिए कि ये सिडबी के पास होता है, मतलब सिडबी के पास पैसा आता है और उसके बाद ये पैसा घुमाता है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड को देता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फ़ंड वाले क्या करते हैं, ये पैसा घुमाते हैं स्टार्टअप में, मतलब इसके पास फंड है, इसको फंड दिया गया है तो इसका ये फंड है, इसलिए उसको बोला जाता है फंड ऑफ फंड। ओके, और ये किसके लिए होता है, तो स्टार्टअप के लिए, सो इसीलिए इसको बोला है स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड। और ये इसका वर्जन रहेगा 2.0, क्योंकि पहला वर्जन उन्होंने 2016 में ऑलरेडी लॉन्च किया गया था। सो 2.0 थोड़ा देख लेते हैं, आउटले कितना है, तो 10,000 करोड़ का ये फंड दिया गया है, मतलब जैसे सिडबी अगर इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है तो सिडबी के पास 10,000 करोड़ रहेगा, वो पैसा देगी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वालों को, और अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड वाले ये फर्दर स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। पर्पस क्या रहेगा, टू मोबिलाइज वेंचर कैपिटल फॉर कंट्री स्टार्टअप इकोसिस्टम, और ये लॉन्च किया गया था स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव 2016 में जो लॉन्च किया था उसके अंतर्गत ही ये फंड ऑफ फंड को लॉन्च किया गया था। अभी जो 1.0 है उसके बारे में, तो ये जो फंड ऑफ फंड है ना उसके बारे में देख लेते हैं 1.0 वाला। सो ये कब लॉन्च किया गया था, 2016 में लॉन्च किया गया था। गवर्नमेंट कमिटमेंट थी एंटायर 10,000 करोड़, तो अभी भी इतना ही लॉन्च किया गया है उन्होंने। परफॉर्मेंस देखिए, 145 अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट को कमिट किया गया था और इन्होंने फर्दर 25,000 करोड़ के आसपास इतने सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया था वगैरह वगैरह। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, और ये वाली चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। ओके, उसके बाद फिर से कैबिनेट अप्रूवल देख लेते हैं 14 फरवरी के, कि यहाँ पे कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2 मेजर सेट्स ऑफ प्रपोजल को अप्रूवल दे दिया। जैसे पहला है 3 रेलवे मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स बनेंगे, बराबर, इतने रुपए का कॉस्ट रहेगा। ये 389 किलोमीटर का रेलवे रहेगा जो 4 स्टेट से गुजरने वाला है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे महाराष्ट्र में कसारा मनमाड़ सेक्शन का जो है ये एक फ्राइड कॉरिडोर बना जाएगा वगैरह वगैरह। ये ज़्यादा चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं। ओके, तो ये हमको पढ़ना नहीं है, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस चीज़ के ऊपर हमको ध्यान देना है, किस चीज़ के ऊपर नहीं। उसके बाद है शिफ्टिंग की मिनिस्ट्रीज टू न्यू बिल्डिंग। ये ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि सेवा तीर्थ नाम का उन्होंने बिल्डिंग बना लिया है और कर्तव्य भवन का। तो अभी जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज रहेंगे वो बेसिकली ये वाले बिल्डिंग में शिफ्ट होने वाले हैं। पता नहीं इनको अभी कौन सी खाज आ गई कि भाई मार्च के महीने में शिफ्ट कर रहे हैं। तो जो मार्च के महीने में वर्क प्रेशर होता है वो बेसिकली एम्प्लॉय के लिए होता है, इनके लिए नहीं होता है। सो लोकेशन न्यू दिल्ली में है ये सेवा तीर्थ, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये, तो आप थोड़ा पढ़ लेना ये आर्किटेक्ट वगैरह कौन है करके। उसके बाद पढ़ लेते हैं एक थोड़ा ओवरव्यू पावर कैपेसिटी एडिशन के ऊपर, और हम यहाँ पे रिन्यूएबल पावर की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने अभी तक 52,537 मेगावाट का जो पावर है वो पहले 10 महीने में ही ऐड कर लिया है, अप्रैल से लेकर जनवरी तक। ओके, ये इटसेल्फ इज़ अ बिग अचीवमेंट। सो इसको अगर ऐड करेंगे एग्जिस्टिंग में
तो अभी हमारे पास 521 गीगावाट का पावर क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है कि नॉन फॉसिल फ्यूल ने ओवरटू कर लिया है फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी को पहले टाइम। नहीं तो नॉर्मली क्या होता था, जो भी पावर जनरेट होता था वो थर्मल पावर स्टेशन हो गए, जहाँ पे कोयला जलाया जाता है, यहाँ से जनरेट होता था। उसको बोलते थे नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी। लेकिन सॉरी फॉसिल फ्यूल बेस्ड कैपेसिटी। लेकिन नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब सोलर पावर हो गया, विंड पावर हो गया, या फिर स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो इनसे जो पावर अभी जनरेट हो गई है ये अभी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फ्यूल बेस्ड। डोमिनेंट सोर्स कौन सा रहेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी ओवर 75% ऑफ द एडिशंस इन्होंने किया है, मतलब 39,000 के आसपास ये जो है इतना मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट हुआ है। अचीवमेंट 50% इंस्टॉल पावर कैपेसिटी फ्रॉम द नॉन फॉसिल फ्यूल वेयर अचीव्ड इन जून 25। तो थोड़ा ब्रेकडाउन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है हमको सीरियल वाइज कि रिन्यूएबल एनर्जी में जो जनरेट हुआ है सबसे ज़्यादा कहाँ से जनरेट हो रहा है, तो सोलर से ऑब्वियसली, रूफटॉप हो गया या फिर जो ग्राउंड माउंटेड सोलर प्लांट्स होते हैं उनसे। उसके बाद विंड पावर, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता होता है ना कि विंड मिल होती है, बराबर। सो विंड मिल ये घूमती है, टरबाइंस को घुमाती है, पावर जनरेट होती है। सो ये 2 नंबर पे है। उसके बाद स्मॉल हाइड्रो और बायो वाला। स्मॉल हाइड्रो मतलब क्या होता है, एक आधा छोटा सा डैम होता है, उसके नीचे टरबाइंस लगाए जाते हैं। तो जैसे डैम ओपन करोगे उसके गेट्स, तो वो टरबाइंस घूमेंगे और पावर जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद कन्वेंशनल सोर्स के बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर कहाँ से जनरेट हो रही है, तो थर्मल पावर, मतलब कोल और गैस से जलाने से जो कुछ पावर होती है उससे हीट होती है, उससे स्टीम जनरेट होती है, टरबाइंस घूमते हैं और पावर जनरेट होती है। उसके बाद लार्ज हाइड्रो और उसके बाद न्यूक्लियर वाले। ओके, सो आपको ये चीज़ें याद रखना है। सो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी हमारे पास 521 गीगावाट की, और वहाँ पे जो नॉन फॉसिल है ये बेसिकली 272 के आसपास है गीगावाट। और सबसे ज़्यादा योगदान रिन्यूएबल एनर्जी किसका है, तो गुजरात और राजस्थान का। इन्होंने 44 गीगावाट का पावर बेसिकली प्रोड्यूस किया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने वाले राज्य कौन से हैं, तो वो है गुजरात और उसके बाद राजस्थान। उसके बाद आएगा महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु और उसके बाद कर्नाटक। तो आपको ये याद रखना है, गुजरात और राजस्थान इक्वल पे है। उसके बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र आता है, उसके बाद तमिलनाडु आता है और उसके बाद कर्नाटक आता है। ओके, ये चीज़ें SMA वगैरह काम में आ जाएगी, तो आप याद ही रख लीजिए उसको। और हमने बोला है कि बाय 2031-32 इंडिया वुड नीड 74 गीगावाट ऑफ एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी। ओके, और ये हाइड्रोजन और स्ट्रेटेजिक टारगेट्स भी है, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन टारगेट्स हमारा है, ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना कि 5 मिलियन टन्स एनुअली प्रोड्यूस करना है बाय 2030 टू सपोर्ट डीकार्बनाइजेशन। जो हमने ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पढ़ा था उसके अंतर्गत ये सब टारगेट है, 5 मिलियन टन्स का एनुअल प्रोडक्शन करवाना है। उसके बाद पढ़ लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने आसाम में एक विजिट किया था तो कुछ चीज़ें उन्होंने लॉन्च करी है। तो हमको क्वेश्चन आ सकता है कि ये वाला ब्रिज कहाँ पे है, जैसे कुमार भास्कर वर्मा सेतु कहाँ पे, अगर ये पूछा क्वेश्चन IBPS ने, तो हमको पता होना चाहिए कि ये ब्रह्मपुत्रा रिवर में है। मतलब ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर एक ब्रिज है 6 लेन का, जिसको बोला जाता है कुमार भास्कर वर्मा। और ये किसको कनेक्ट करता है, तो गुवाहाटी से लेकर नॉर्थ गुवाहाटी तक ये कनेक्ट करता है। और ये पहला एक्स्ट्रा डोज प्री स्ट्रेच कंक्रीट ब्रिज है नॉर्थ ईस्ट का। अभी इसका मीनिंग क्या है कोई फ़ायदा नहीं है जान के। उसके बाद क्या लॉन्च किया है, ई बस डिप्लॉयमेंट अंडर PM ई बस सेवा। ई बस मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक वाली बस, बराबर। सो बोल रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे 225 बस को भी फ्लैग कर लिया है, मतलब स्टार्ट कर लिया है। गुवाहाटी में देखिए 100 बसेस इलेक्ट्रिक वाले, नागपुर में 50 बसेस, भावनगर गुजरात में भी 50 बसेस और चंडीगढ़ में 25 बसेस इलेक्ट्रिक बस को बेसिकली इन्होंने डिप्लॉय कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिए गुजरात इज़ अ फर्स्ट सिटी, मतलब भावनगर इज़ अ फर्स्ट सिटी इन गुजरात टू रिसीव बस अंडर दिस स्कीम। तो ये स्कीम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल बस वाली। सो क्या है, इलेक्ट्रिक बस वाली सेवा है। कब लॉन्च करी गई थी, तो 15 अगस्त के दूसरे दिन, मतलब 16 अगस्त 2023 को लॉन्च करी गई थी। ठीक है, याद रखना, ई बस सेवा कब लॉन्च करी गई थी, 2023 को। किसने लॉन्च करी थी, तो बस वाली है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, क्योंकि अर्बन ट्रांसपोर्ट का इशू है। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, सिटी बस ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करवाना। और सिटी बस पता है आपको कैसे होते हैं, बेसिकली इनको POC एप्लीकेबल होता नहीं, फिर भी ये पोल्यूशन करते हैं। सो आइडिया इज़ टू प्रमोट क्लीन एंड लो एमिशन अर्बन मोबिलिटी। टारगेट क्या है हमारे यहाँ पे, तो हमको डिप्लॉय करना है कितने हज़ार बसेस, तो 10,000 इलेक्ट्रिक बसेस को डिप्लॉय करना है इन सिटी विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 3 लाख प्लस। सो 3 लाख प्लस अगर पॉपुलेशन है तो ऐसी सिटी में नियर अबाउट 10,000 करोड़ के आसपास इलेक्ट्रिक बसेस हमको डिप्लॉय करनी है। और ये रहेगा PPP मॉडल, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगे ये पूरे के पूरे गवर्नमेंट फंडेड नहीं होने वाले हैं।
इसके लिए 57,000 करोड़ के आसपास बजट इन्होंने दिया है और 20,000 करोड़ रहेगा सेंट्रल असिस्टेंट। तो आसाम के बारे में आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, मानस टाइगर रिजर्व, नामरी टाइगर रिजर्व और ये दिसपुर इसकी कैपिटल है। यहाँ पे काजीरंगा नेशनल पार्क भी है, औरंग नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो ये चीज़ भी है यहाँ पे। उसके बाद कैबिनेट कमेटी ने पहला अंडर वाटर टनल अप्रूव किया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया का पहला अंडर वाटर टनल कौन से रिवर में है, तो उसका आंसर आएगा ब्रह्मपुत्र रिवर। और कहाँ पे, तो आसाम में, ठीक है। सो इंडिया का पहला अंडर वाटर ट्विन ट्यूब रोड कम रेल टनल, ठीक है। यहाँ पे रोड भी है और रेल भी है, रोड कम रेल टनल अंडर ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम। और ये 4 लेन का रहेगा, बराबर, 2 लेन यहाँ से और 2 लेन यहाँ से, यहाँ पे डिवाइडर समझ लीजिए। और ये किसको कनेक्ट कर रहा है, तो गोहपुर टू नुमालीगढ़, मतलब ये आसाम के ही शहर है। और ये जो पहले 240 किलोमीटर का अंतर भाई पार करना पड़ता था, कहाँ से कहाँ तक, गोहपुर से लेकर नुमालीगढ़ तक, लेकिन अब देखिए सिर्फ 34 किलोमीटर का ये डिस्टेंस हो गया है। मतलब पहले भाई इतना 250 किलोमीटर, अभी ये कितना 34 किलोमीटर, मतलब एकदम शॉर्टेज ही हो गया। क्योंकि पहले रिवर को ऐसे करके जाना पड़ता था ना, अभी डायरेक्टली तो अंदर पास ही बना दिया, तो यहाँ से जाएंगे। उसके बाद भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव क्या है ये देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ये किसने किया, ऑर्गेनाइजर कहाँ पे हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है, ठीक है। एआई के ऊपर थोड़ा कुछ तो भी है। उसके बाद कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत कैंपेन, ये किसने लॉन्च किया है, तो हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने लॉन्च किया है, जिसका नाम है कर्म योगा फॉर एम्पावर्ड भारत। और ये कौन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ब्रह्म कुमारी उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ छूटे ना, इसलिए आप ये पढ़ लीजिएगा। इतना यहाँ पे समझाने के लिए कुछ है नहीं, पॉज करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए और भूल भी जाइए। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने पपेट्स ऑफ इंडिया कमेमोरेटिव स्टैंप रिलीज़ करे हैं, ओके। सो इसका टाइटल रहेगा पपेट्स ऑफ इंडिया। पपेट्स मतलब क्या होता है, आपको पता है कि हर एक रीजन या फिर स्टेट की पपेट्री होती है। जैसे राजस्थान की कठपुतली है, कर्नाटक का यक्षगान, सूत्रधा, गोम्बे अट्टा, वेस्ट बंगाल का ये वाली चीज़ है। तो ये जो यूपीएससी वाले करंट अफेयर होते हैं आर्ट एंड कल्चर के, उसके लिए चीज़ें काम में आ जाती है, थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीति आयोग ने भाई एक क्वार्टरली, मतलब क्या बोलता है उसको, TWQ ट्रेड वॉच क्वार्टरली जो एडिशन होता है उसका पब्लिश किया है, और ये 6th एडिशन है। मतलब एक क्वार्टर में ट्रेड कैसा हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके चीज़ के बारे में नीति आयोग आपको बताता है। सो देखिए, सुमन बेरी इज़ अ वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आ सकता है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है, तो सुमन बेरी। इन्होंने रिलीज़ किया है क्या, तो 6th एडिशन किसका, ट्रेड वॉच क्वार्टरली का। क्या प्रोवाइड करता है ये, इट प्रोवाइड कंप्रहेंसिव डेटा ड्रिवन असेसमेंट ऑफ ग्लोबल एंड डोमेस्टिक ट्रेड। क्या इसके हाईलाइट्स है, थोड़ा आप देख लेना कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, हमारा इतना बिलियन है, उतना बिलियन है। जब भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के ऊपर कुछ ऐसे आता है या फिर कुछ आता है, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करवाएगी, ओके। प्रैक्टिकली अगर आपको क्वेश्चन पूछे IBPS MCQ में, तो वो पूछ सकता है कि ट्रेड वॉच क्वार्टरली ये कौन पब्लिश करता है, तो उसका नाम रहेगा नीति आयोग। डिटेल में अगर पूछना है तो ये चीज़ें वो पूछ सकता है कि इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट कितना है, तो 4 to 1 पॉइंट देने का बीच में, ओके। सो फिर भी मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर आपको लगता है थोड़ा पढ़ लीजिएगा। उसके बाद बोल रहा है कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड के DG है हमारे, इन्होंने इंडिया का पहला वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट किया है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि इंडिया का पहला वाटर जेट प्रोडक्शन और टेस्टिंग फैसिलिटी कहाँ पे है, तो ये वो गोवा पे, ओके। और ये ऐसा करके इंडिया 3rd कंट्री बन गया है आफ्टर USA और साउथ कोरिया। बस फैक्चुअली याद रखना, अब ये फैसिलिटी क्या होता है, टेक्निकल चीज़ों में हमको जाना है नहीं, ओके। उसके बाद बारबाडोस के प्राइम मिनिस्टर ये री इलेक्ट हुए हैं, जैसे हमारे यहाँ पे मोदी जी हुए थे। तो मियाँ मोटली री इलेक्टेड एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ बारबाडोस, ठीक है। सो याद रखना, इन्होंने की जो पार्टी है बारबाडोस लेबर पार्टी, इन्होंने सारे के सारे सीट्स यहाँ पे जीते थे। सो बेसिकली सिंगल हैंडेडली, उसको बोलेंगे क्लीन स्वीप, कि भाई कोई है ही नहीं अपोजिशन में। ये DLP था, डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, इनको 27% वोट मिले, लेकिन टिकट एक भी नहीं मिली। सो सभी के सभी इन्होंने जीत लिए। तो इसकी कैपिटल देख लेना बारबाडोस की ब्रिज टाउन। उसके बाद गिफ्ट सिटी के चेयरमैन कौन है, तो उदय S कोटक को अपॉइंट किया गया है। अभी यहाँ पे गिफ्ट सिटी को जो करती है IFSC रेगुलेट, इनके चेयरमैन अलग है। इनके चेयरमैन आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन ये क्या बोला कि गिफ्ट सिटी जो कंपनी है ना, इसके चेयरमैन को उदय कोटक भाई इन्होंने अपॉइंट किया है। सो उदय कोटक इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ गिफ्ट सिटी बाय गुजरात गवर्नमेंट। पहले कौन थे, तो हसमुख अढ़िया थे, ये रिटायर IAS ऑफिसर थे। अब ये है उदय सुरेश कोटक। उदय सुरेश कोटक कौन है, तो भाई आपको पता है ये कौन है,
जो हमारे कोटक महिंद्रा बैंक है ना, उसके बेसिकली एमडी सीईओ रह चुके हैं या फिर उसके को फाउंडर है। तो पहले ये जो बैंक थी ना, ये एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जिसका नाम था कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड, और ये कोटक महिंद्रा बैंक में कन्वर्ट हुई। सो ये इंडिया की पहली एनबीएफसी थी टू गेट आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंडिया की पहली एनबीएफसी कौन है जिसको आरबीआई का बैंकिंग लाइसेंस मिला था, तो जिसका नाम है कोटक महिंद्रा। तो आपको याद रखना है। ओके, ये एमडी और सीईओ भी थे उसके टाइम पे पहले, तो आप थोड़ा देख लेना। और ये गिफ्ट कंपनी क्या है, तो 50-50 जॉइंट वेंचर है किसका, गुजरात अर्बन डेवलपमेंट और ये आईएलएफएस वाला का। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछ सकता है। उसके बाद नेशनल वीमेंस डे कब आता है, 13 फरवरी 2026 को, लेकिन इंटरनेशनल वीमेंस डे कब आएगा, तो 8 मार्च को। तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। और नेशनल वीमेंस डे क्यों मना जाए, क्योंकि बर्थ एनिवर्सरी होती है किसकी, तो सरोजिनी नायडू की, विच इज़ ऑल्सो नोन एज, हु इज़ ऑल्सो नोन एज नाइट एंगल ऑफ इंडिया, या फिर भारत कोकिला, या फिर गान कोकिला, कोयल जैसा उनका आवाज़ है इसीलिए। और ये जो डे है ये 147 बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करता है। और इंटरनेशनल डे कब है, 8 मार्च को, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। तो इन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस। तो ये थोड़ा आप देख लेना। जो यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो सरोजिनी नायडू के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, तो ये देख लेना थोड़ा कि इनका जो जन्म है हैदराबाद में 1879 को हुआ था, और 1949 मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस इनकी डेथ हुई थी यूपी में। इनका निकनेम है नाइट एंगल ऑफ इंडिया या फिर भारत कोकिला। इनको भाई देखिए गोल्डन थ्रेशोल्ड, बर्ड ऑफ टाइम वगैरह वगैरह इनके रिनाउंड वर्क से वगैरह थोड़ा आप देख लीजिएगा कि इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन होता है ना कभी कभी कोई भी चीज़ आ जाती है। उसके बाद इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे 15 फरवरी का, इसकी गोल्ड रिबन थीम रहती है, मतलब सिंबल रहता है उसका। और 2024 से लेकर 26 तक का कैंपेन लॉन्च किया है कि भाई चाइल्ड में कैंसर का प्रमाण कम हो या फिर अवेयरनेस हो, इसके लिए। तो 2026 वाली जो थीम है ना, इसका नाम है डेमोन्स्ट्रेटिंग इम्पैक्ट। और कौन ऑर्गेनाइज करवाता है ये डेट, चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल, हेडक्वार्टर का आप इसका एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। उसके बाद एक केरला ने इंडिया की पहली कॉम्प्रिहेंसिव ग्राफीन पॉलिसी अप्रूव की है। तो ग्राफीन पॉलिसी अप्रूव करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसका नाम रहेगा केरला। तो याद रखना ग्राफीन पॉलिसी, ग्राफीन पॉलिसी केरला अप्रूव्स इंडिया का पहला ग्राफीन पॉलिसी। ग्राफीन क्या होता है भाई, ये कार्बन का कैसे स्ट्रक्चर होता है, 2D, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, हमको केरला याद रखना है। उसके बाद ये देखिए BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड है, तो ये इसका 6th एडिशन था। तो भाई किसको क्या मिले थोड़ा पढ़ लेना। ये BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2025 के लिए कौन है, तो स्मृति मंदाना, बराबर, ये हमारे क्रिकेट की वाइस कैप्टन है शायद। उनके बाद BBC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर दिव्या देशमुख जी, ये चेस से संबंधित है। पैरा स्पोर्ट्समैन ऑफ द वीमेन प्रीति पाल, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है, अंजलि भागवत फॉर शूटिंग। उसके बाद जो फ्री स्टाइल चेस चैम्पियनशिप हुआ था FIDE, इसको जीता है मैग्नस कार्लसन ने। और ये इनॉग्रल चैम्पियनशिप था, मतलब ये फ्री स्टाइल पहले हुआ नहीं था, ये पहली बार हुआ था। और पहली बार में किसने बाजी मारी है, तो मैग्नस कार्लसन ने ये बाजी मारी है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फ्री स्टाइल वाला जो चैम्पियनशिप था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो होता वेजनहाउस जर्मनी में। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो हमारा, लेकिन हमने यहाँ पे 2 दिन के करंट अफेयर कवर किए। सो थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि यही चीज़ एग्जाम में आने वाली है। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग।